आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि बंगाल में देखिए कैसे कुटाई और पिटाई हो रही है। कटमनी का शुभेंदु हंटर, क्या है वो हंटर? तस्वीर देखिए जरा, एक एक तस्वीर जो आ रही है। अंडे चल रहे हैं, अंडे। टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं टीएमसी का पार्षद है। आरोप है जितने लोग रिश्वत ले रहे थे, कमीशन ले रहे थे, टीएमसी के नेता थे, कटमनी ले रहे थे, उन सबको पुलिस उठा रही है। या वो पैसा लौटा रहे हैं या पुलिस की गिरफ्त के बाद देखिए अंडे चल रहे हैं उनके ऊपर। आपको याद है अभिषेक बनर्जी पर अंडे मारे गए थे, अब टीएमसी के पार्षद पर अंडे मारे जा रहे हैं। टीएमसी के लिए चौंकाने वाला है। आखिर क्यों? जिन लोगों को पूछा जा रहा था, पूजा जा रहा था और वहां के हीरो थे, उन पर अंडे कैसे चल रहे हैं? देख रहे हैं आप, अंडे चल रहे हैं और चोर चोर कहा जा रहा है। अब मिलवाऊं, देखिए टीएमसी का एक नेता बिस्तर के नीचे छिप गया। ये देखिए बेड देख रहे हैं, बेड के नीचे छिपा हुआ। अभी खींच के पुलिस निकालेगी। पुलिस पहुंची तो देखिए निकल कर आ रहा, रोल हो रहा है और बेड के नीचे से निकल कर बाहर आया है धीरे धीरे करके। देखिए ये बाहर आया निकल कर। निकल कर आया है जैसे बचपन में बच्चे छिपा करते हैं बेड के नीचे शैतानी करने के बाद, उस तरह देखिए टीएमसी के शाहिदुल को बिस्तर के नीचे घुसा था। उसके बाद पुलिस ने पकड़ा है। ये पहली तस्वीर नहीं है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था। एक और टीएमसी का नेता ऐसा ही बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, पुलिस उठा ले गई फिर उसको। अब देखिए क्या हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। प्रोटेस्ट हो रहा है, बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है। यही कटमनी के खिलाफ सड़कों पर उतरे टीएमसी विधायक के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाली में नारे लग रहे हैं, जितना समझ आ रहा है शायद कह रहे हैं बाप चोर, बेटा चोर, तृणमूल में सभी चोर। ये देखिए गधे के ऊपर फोटो भी लगा दी है टीएमसी के विधायक की। अब देखिए उसके बाद टीएमसी के विधायक के घर पहुंच गए। घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, गधा भी लेकर पहुंचे थे और गधे पे टीएमसी विधायक की तस्वीर लगा दी थी। फोटो के साथ चप्पल की माला पहना दी है। देखिए टीएमसी के नेताओं ने जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसने उन्हें चुना है उनकी सत्ता जाने के बाद यह हाल होगा। क्या ये पीड़ित लोग हैं जो अब तक झेल रहे थे? एक और तस्वीर देखिए, टीएमसी का पार्षद है महेश शर्मा। महेश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं।
और देखिए इतना ही नहीं, उसके बाद वहीं झड़प शुरू हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई, घूंसे चलने लगे कोर्ट के बाहर। का लोग आके मारा पीटी कर रहा है, इनकी हिम्मत देखिए। कोर्ट के अंदर में पब्लिक के ऊपर हाथ छोड़ा जा रहा है, पब्लिक के ऊपर में हाथ छोड़ रहा है लोग, इनका गुंडा लोग। सचिन शर्मा है इसमें सबसे मुख्य। लेकिन देखिए टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं ये सब बीजेपी करवा रही है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे लोगों को पीट रहे हैं। ये तस्वीर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट की है। उन्होंने कहा देखिए बीजेपी के राज में क्या हो रहा है। एक शख्स आप देख रहे हैं जिसे लोग डंडों से पीट रहे हैं। ये तस्वीर साझा की है, ट्वीट किया है अभिषेक बनर्जी ने, और उन्होंने कहा है देखिए बंगाल में जंगल राज हो गया है, कोई किसी को भी मार रहा है, किसी को भी पीट रहा है। कटमनी पर शुभेंदु सरकार का ऐसा हंटर चला कि बड़े बड़े सिंडिकेट वालों में हाहाकार मचा है। कोई जान बचाने के लिए चारपाई के नीचे छिप गया, तो कई जगह लोगों से कमीशन और कटमनी लेने वाले खुद जनता को बुला बुला कर पैसा लौटा रहे हैं। आरोप है कि टीएमसी के जो नेता जनता को धमकाते थे और पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते थे, वो अब जनता के गुस्से से बचने के लिए हाथ पांव जोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं जनता चप्पल जूतों की बरसात कर रही है, तो कहीं कटमनी वाले दबंगों का पुलिस कच्छा बनियान में परेड निकाल रही है, तो कहीं अंडे चल रहे हैं और पैगाम दे रही है कि बंगाल में अब सिर्फ कानून और जनता का राज है। अब आइए आपको कटमनी की एक एक तस्वीर दिखाता हूं। सिर्फ आज ही जिन 4 टीएमसी नेताओं पर हमला हुआ है या लोगों ने उन्हें घेरा है वो कौन कौन है, देखिए एक एक आपके सामने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कूच बिहार की, माथाभांगा में से टीएमसी के नेता हैं शाहिदुल मियां। इनकी गिरफ्तारी हुई। शुरू में मैंने आपको दिखाया बेड के नीचे छिपे थे। क्यों हुई गिरफ्तारी? आरोप है कि आवास योजना में घर दिलाने के लिए कटमनी ले रहे थे। लोगों से 5 से 20 हजार रुपए कटमनी ली और 8 लाख रुपए जमा कर लिए और लोगों से पैसे भी लिए और उन्हें योजना का फायदा भी नहीं दिया। हुआ ये, बड़ी संख्या में गुस्साए लोग विरोध करते हुए उनके घर पहुंच गए। लोगों और पुलिस से बचने के लिए शाहिदुल देखिए खटिया के नीचे छिप गए। पुलिस ने उन्हें खटिया के नीचे से निकाला और गिरफ्तार किया। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए, यह 24 परगना की। नामखाना में टीएमसी नेता ने लोगों को पैसे लिए। लोगों से पहले आरोप है कि आवास योजना में घर दिलाने के लिए कटमनी ली और कुछ दिनों पहले गांव के 45 लोगों से उन्होंने 5-5 हजार रुपए वसूले थे। बंगाल में सरकार बदली और भ्रष्टाचार पर एक्शन तेज हो गया, तो टीएमसी ने लोगों को एक स्कूल में बुलाया और पैसे लौटाना शुरू किए। टीएमसी नेता का आरोप है कि ये पैसे पार्टी के दबाव में लिए गए थे। बशीरहाट में देखिए टीएमसी पार्षद झुमा सरकार राहत सामग्री उनके पास से मिली है। लाखों का सामान कहीं भेजने वाली थी, तभी गांव के लोगों ने पकड़ लिया है और गांव वालों ने रोका और बवाल मचाया, तो पार्षद सामान छोड़कर फरार। पुलिस ने पार्षद के ठिकाने से लाखों की राहत सामग्री जब्त की है। पुलिस ने टीएमसी पार्षद के पास से नोटों से भरे कई बैग जब्त किए। लोगों ने पार्षद पर कटमनी से भी पैसे जमा करने का आरोप लगाया है। अगली तस्वीर देखिए कोलकाता की। सुरेंद्रनाथ कॉलेज में
दीमकों से खाया 1 करोड़ रुपया कैश मिला और ये पैसे कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद में के ऑफिस से मिले। उसके बाद ये प्रदर्शन हुआ। आरोप है कि टीएमसी के छात्र नेताओं ने आम छात्रों से कटमनी ली थी। कोलकाता के एंटली में बीजेपी ने संदीपन साहा के खिलाफ मार्च निकाला है। भ्रष्टाचार और कटमनी के आरोप में टीएमसी विधायक का विरोध हुआ है। यह हकीकत अभी तो शुरुआत है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो या पार्थो चटर्जी हो, कोई भी हो, अगर आप कोई भी दुर्नीति करे इस भाजपा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार में, आपका कार्रवाई होगा, आपका सजा होगा। कोई अच्छा और बुरा तृणमूल नहीं है, ये सब लुटेरे हैं। इन्होंने जनता को लूटा है। आम चासी की जमीनें जो हैं वो पहले इन लोगों ने कहा था 1 लाख रुपया देंगे, उसके बाद वो जमीन में आधे से ज्यादा लोगों को तो पैसे ही नहीं मिले। 25 फिर कहते हैं 25,000 रुपया देंगे, लेकिन ये जो लोग यहाँ आए इनको एक पैसा नहीं मिला और संदीपन साहा और स्वर्ण कमल ने इनकी सारी जमीन लूट ली है, क्योंकि डर के मारे ये इंटाली में आ नहीं रहे हैं, इसलिए जनता उठ के इनके घर आ गई है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव में हारने के बाद आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि जो एमएलए जीता है उसके घर के सामने जाके, उनका परिवार है, मेरा माँ बाप है यहाँ पे, मेरा वाइफ है, मेरा बेटी है, ये कौन सा कल्चर? ये डेमोक्रेसी में ये कल्चर होता है? आज तो सरासर वो आके यहाँ पे जो की है इसका निंदा हर लेवल में, हर जगह में होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक लुटेरा का संगठन बन गया। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस वाज सिनोनिमस। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। अब देखिए, ये जो अंडों की बारिश है ये आसानी से रुकने वाली नहीं है। फिर आपको लिए चलता हूं, टीएमसी नेता के दफ्तर पर अंडे चल गए। ये तस्वीर देखिए, जमालपुर की तस्वीर है। महिलाएं देखिए अंडों से हमला कर रही हैं। यही महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, अब अंडे चला रही। देखिए हाथों में आधा दर्जन अंडे लिए हुए। ऐसी तस्वीर आप शायद पूरे देश में जितने राज्यों में चुनाव हुए पहली बार देख रहे होंगे कि सड़कों पर अंडे चल रहे हैं। पहले अभिषेक बनर्जी पर चले, शुरू में दिखाया एक और नेता पर चले, और अब देख रहे हैं टीएमसी नेता के दफ्तर पर अंडे चल रहे हैं। बेशुमार अंडों की बारिश हो रही पश्चिम बंगाल में। इन तस्वीरों और इस तरह की खबर के बाद टीएमसी आरोप लगाती है बीजेपी करवा रही है। टीएमसी कहती है बीजेपी की शय पर हो रहा है, लेकिन ये तो बीजेपी की शय पर नहीं हो रहा होगा। जिन्होंने रिश्वत ली थी वो पैसा लौटा रहे हैं, कटमनी ली थी तो दुकान सजाकर पैसा लौटा रहे हैं। कम से कम ये तो डर और दबाव में ही हो रहा होगा प्रशासन के, शासन के। অবশ্যই স্বীকার করছি যে এটা আমার ভুল। 73 নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা, আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল সেই সমস্ত কাটমানির টাকা। अब आइए आपको बताऊं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं कटमनी क्या बला है। कटमनी बंगाल में एक कल्चर बन गया था। देखिए क्या कहते हैं आरोप लगाने वाले। अवैध कमीशन या रिश्वत को ही कटमनी कहा जाता है बंगाल में। किसी गरीब के हक का पैसा लाभ दिलाने के नाम पर काट लेना, यानी राशन, सरकारी नौकरी या आवास दिलाने में मदद के बहाने पैसा ले लेना, इसे ही बंगाल में कटमनी या सिंडिकेट राज कहा जाता है। कटमनी बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनाव से ममता को इस पर घेरती रही है। कटमनी को ममता की हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दावा है 2019 में ममता बनर्जी ने खुद बंगाल में कटमनी की बात मानी थी। नादिया में कहा था किसी ने लोगों से कटमनी ली है तो उसे वापस कर दें, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी और अभिषेक ने कटमनी प्रथा को बढ़ाया है। आरोप है कि जिला और ग्राम पंचायत स्तर तक कटमनी नेटवर्क चलता था। स्थानीय बूथ नेता से लेकर पार्टी के बड़े स्तर तक पैसे जाने के आरोप लगे। सरकारी योजना के बदले 10% से 25% फिक्स कटमनी के तौर पर।
जमीन खरीदने, घर बेचने, छोटा मोटा व्यापार शुरू करने में कट मनी लगती थी। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं और 3000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट और रिसर्च को आधार माना जाए तो अगर 25% पंचायतों में भी कटमनी से औसतन 80 लाख की वसूली हुई तो यह आंकड़ा करीब 700 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। तो क्या कटमनी से बंगाल में लोगों से 700 करोड़ रुपए वसूले गए? बड़ा सवाल है। अब आपको सुनवाता हूं खुद बंगाल के लोगों को, सुनिए जिन्होंने अगर इसे झेला है तो वो क्या कह रहे हैं। 15 साल जो टीएमसी जो दुर्नीति किया है, जिसके कारण से उसके लीडर पर के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि जो कटमनी लिया है गरीब लोगों को उसको वापस करें। बेचारा जिन लोग बहुत गरीब था, जो लोग कुछ दिन आन के दिन खाता था, उन लोगों से भी कटमनी लिया गया था। किसी की पास नौकरी के नाम पर, तो किसी को इंदिरा आवास के घर देगा इसके नाम पर, तो किसी को दूसरा कोई सरकारी फैसिलिटीज देगा इसी की नाम पर। जो जैसा कर्म करेगा उसको सजा वैसे मिलेगा। तृणमूल नाम करके एक पार्टी था, जो कुछ भी सरकारी कोई भी योजना हो उसमें सबका पास से, गरीब दुखी सबका पास से काट मनी मतलब पैसा लेता था। जो पब्लिक का ही उन लोग को देख के घबरा जा रहा है, उन लोग को देख के सोच रहा है ये मार के पैसा अदा करो, हमको पैसा घुमा के दो भाई। बड़ा बड़ा नेता ही तो सबसे बड़ा लूटा है ना जनता को, गरीब जनता को तो सबसे ज़्यादा लूटा है यही बड़ा। ये लोग किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, ये लोग हर जगह में कटमनी और चोरी का पैसा लिया है। लोगों को आप सुन रहे हैं, कम से कम लोग हकीकत बयां कर रहे हैं जो वो झेल रहे थे। लेकिन देखिए शुभेंदु अपने लोगों को भूलते नहीं है। शुभेंदु अक्सर भवानीपुर जाते हैं। एक और तस्वीर आई है, भवानीपुर में थे मुख्यमंत्री, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है। लोग देखिए जरा, शुभेंदु की तस्वीरें खींच रहे हैं। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी हैं, बीच में गाड़ी खड़ी करी मुख्यमंत्री ने, और गाड़ी खड़ी करते ही देखिए लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। स्थानीय लोगों के लिए तो शुभेंदु अधिकारी हीरो हैं, यहां से जीत कर निकले हैं, तो सब ने उन्हें घेरा और तस्वीर खींचने लगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहां थी आज? दीदी आज पहुंची थी रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने, महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने। लड़ाई যতদিন না বিজয়ী হও, লড়াই করো লড়াই করো লড়াই করো লড়াई। लेकिन सत्ता जाते ही ममता बनर्जी के लिए वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। पार्टी के नेताओं का घेराव हो रहा है, पिटाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है और पार्टी नेता भाग रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, नॉर्थ 24 परगना की मेयर है ये, विधाननगर की, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आपको बताया था ममता के बहुत करीबी फिराद हकीम, कोलकाता के मेयर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो नेता बचे हैं उन पर एक्शन शुरू हो गए। ममता के बड़े नेता हैं, टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मौला के घर देखिए सीआईडी पहुंची है, और उसके बाद सीआईडी ने यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बॉम्ब ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी हुई। टीएमसी के एक और नेता देखिए आज ईडी के सामने पेश हुए थे, कुणाल शुक्ला। इंक्रोचमेंट अतिक्रमण के मामले में ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हावड़ा में देखिए जरा, गिरफ्तार हुए तो लोगों ने घेर लिया। लोगों में आखिर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, क्योंकि अब तक ये पुलिस से घिरे रहते थे। टीएमसी के जो नेता थे पुलिस से घिरे रहते थे, सुरक्षा से घिरे रहते थे। अब पुलिस की गिरफ्त में रहते हैं तो लोग देखिए आकर विरोध कर रहे हैं। तो इस बीच ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। कल मैंने आपको बताया था
ममता बनर्जी के विधायक छोड़कर भाग गए हैं। आज खबर यह है कि सांसद भी जा सकते हैं। 20 सांसद हैं। क्या 20 सांसद देखिए इधर आ जाएंगे दूसरे गुट में। एमएलए पहले आ चुके हैं और एमपी भी आ जाएंगे। क्या दीदी और अभिषेक अकेले बचेंगे? अब विरोधी ये कह रहे हैं 60 विधायकों की बगावत के बाद ममता को एक और झटका लगने वाला है। खबर यह है कि ममता के 20 सांसद भी उनका साथ छोड़कर उधर चले जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि टीएमसी के 20 सांसद अब बीजेपी के संपर्क में हैं और वो किसी भी वक्त टीएमसी और ममता को छोड़ सकते हैं। कभी ममता के करीबी रहे हुमायूं कबीर ये बड़ा दावा कर रहे हैं। हुमायूं के मुताबिक ये सांसद ममता और अभिषेक को चुनौती देने वाले। लोकसभा में अभी टीएमसी संसदीय दल के नेता है अभिषेक बनर्जी, लेकिन दावा है कि पार्टी के कई पुराने और सीनियर सांसद उनसे नाराज हैं। इसलिए वो अभिषेक और ममता के खिलाफ बगावत की तैयारी में। और अगर ऐसा हुआ तो ममता की संसद में भी ताकत खत्म हो जाएगी। अभी टीएमसी के लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 यानी कुल 41 सांसद हैं। कांग्रेस के बाद वो विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन 20 सांसद अलग हुए तो पार्टी और ममता बनर्जी दोनों कमजोर हो जाएंगी और यह स्थिति बनी तो ममता बनर्जी के लिए और बुरी खबर होगी। सुनिए जरा टीएमसी क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे वहां पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलएस जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा। ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। चो क्या शर्म की बात, भद्दर घर का लड़की भागे ड्राइवर का साथ। अगर ड्राइवर को कोई शर्म है, इन लोगों को शर्म नहीं है। ये बोल रहा है ममता बनर्जी हम लोग का लीडर है, लेकिन हम लोग तृणमूल का ऑपोजिशन बना लिया। ऐसे कैसे होता है? वो लोग निर्दल हैं। और 2 दिन बाद वो काक मयूर होके पहुंचा था ना, कुछ दिन बाद पालक उतर गया। ये भी मयूर का पालक उतर जाए। हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है और ये होना ही। सरकार वो भी बीजेपी पार्टी के हो गए, विपक्ष वो भी बीजेपी पार्टी का ही हो गए। ये आज की विपक्ष दल बीजेपी स्पॉन्सर्ड विपक्ष। मेरा पास खबर है 41 से 20 एमपी वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके वो जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा, उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेगी। सरकार का 1 महीना हुआ। दूसरी तरफ दीदी के लिए बुरी खबर यह है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जो हालात पार्टी में बन रहे हैं, क्या महाराज जैसा हाल होगा जैसे उद्धव से उनका पार्टी और निशान चला गया। दीदी का निशान है फूल। पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, क्या विधायक सांसद सब चले गए तो पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताऊं, क्या दीदी से पार्टी छिन जाएगी, दीदी से निशान भी छिन जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए ये दूसरा गुट, क्योंकि इधर से निशान जाएगा फूल का तो इधर आएगा। ममता के सामने अब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बचाने की चुनौती है, क्योंकि बागी दल चुनाव आयोग के सामने पार्टी और सिंबल का दावा कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग कई स्तर की जांच और सीट के आधार पर फैसला करता है। अगर बागी गुट यह साबित कर देता है कि पार्टी मूल सिद्धांत से भटक गई है और रजिस्ट्रेशन के समय जिस मकसद से बनी थी उससे दूर हो गई है, तो पहले बनी पार्टी यानी ममता के से नाम और चुनाव चिन्ह छिन सकता है। चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा में गुट की ताकत को परखता है, जिसके पास ज्यादा वोट परसेंट और सीट होती है उसका दावा ज्यादा मजबूत हो जाता है। चुनाव आयोग लोकल स्तर पर भी दोनों गुटों की ताकत और उसकी पहुंच देख सकता है। क्या इसलिए ममता ने बंगाल में क्या किया, टीएमसी की कमेटियां सब भंग कर दी पहले ही और खुद को मजबूत दिखाने के लिए इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में बैठक बुलाई। कई बार विवाद की हालत में आयोग पार्टी का नाम और सिंबल दोनों फ्रीज कर सकती है।
ऐसी हालत में दोनों गुट को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह मिल सकता है। इसमें असली नुकसान पार्टी खड़ी करने वाली यानी ममता बनर्जी को हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं बड़ी चीज क्या है कि ममता बनर्जी और टीएमसी ये कह रही है कि इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है, लेकिन देखिए एक महीने में कैसे ममता के लिए पूरी दुनिया बदल गई। आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक महीने का, देखिए जरा हकीकत क्या है। एक महीने में ममता को झटके पर झटका। अगर आपको याद हो 3 मई की तारीख, 3 मई का कैलेंडर देखिए। 3 मई को ममता बनर्जी के पास कितने एमएलए थे? 215 एमएलए, 215 विधायक। एक महीने बाद 4 मई को ममता बनर्जी के पास कितने विधायक बचे? 80 विधायक, 80 एमएलए बचे एक महीने बाद। और अब मैं आपको तो एक दिन बाद आप देख रहे हैं 3 मई से 4 मई, एक दिन बाद 215 से 80 एमएलए हो गए। अब एक महीना बाद देखिए जरा, 4 जून को देखिए 20 एमएलए बचे हैं। सिर्फ एक महीने में कैसे सब कुछ 180 डिग्री घूम गया है, यह है हकीकत। टीएमसी इसके लिए बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेता जिस पार्टी के हैं उनके लिए क्या वफादारी है, यह जिम्मेदारी टीएमसी और ममता बनर्जी की ही है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो विधायक हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो बॉस कल्चर, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, ये जो इतना साल का दुर्व्यवहार, इतना साल की बेइज्जती, वो ऐसे फोन करके बात करते थे जैसे हम लोग पार्टी के कर्मी नहीं, उनके पाले हुए गुलाम हैं। तो ये जो गुस्सा सबके अंदर था, अब जैसे भय आउट हो गया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब आपके सामने है पूरा चीज। वो लोग बोल रहा है ममता दीदी को वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रेस्पेक्ट करता है और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसा हो सकता है? कहाँ शोभनदेव चैटर्जी 10 टाइम्स एमएलए, तृणमूल कांग्रेस का फर्स्ट एमएलए, और कहाँ ये पीलो पिक्चर वाला वो, तो ये क्या कंपेयर कोई हो सकता है? तृणमूल कांग्रेस का हाल यही होना था, सबको जानकारी मालूम होता, हम लोग को तो था ही जानकारी मालूम, जो हम लोग बहुत दिन से हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हम लोग जानते थे यही हाल। आइए अब देखिए जरा, शुभेंदु की सरकार बनने के बाद बंगाल में उन मुद्दों पर एक्शन हो रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हाकिमपुर की तस्वीर है। हाकिमपुर बॉर्डर, बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा हो रहा है। सब ने अपना अपना झोला उठाया, बैग उठाया, सब बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। उन्हें पता है कि कार्रवाई शुरू हो गई है, अब किसी भी कीमत पर वापस जाना है और कैसे भी जाना है। ये भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़, अपना झोला, बैग, बस्ता लेकर सब बैठे। तो न सिर्फ बंगाल, बल्कि ये तस्वीर देखिए, सूरत की तस्वीर है। अहमदाबाद में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रेड हुई है और भारी संख्या में संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है और उनकी परेड कराई गई। अब देखिए, सूरत देख लिया, अब बंगाल की एक और तस्वीर देखिए। नॉर्थ 24 परगना, बांग्लादेशी घुसपैठिए सब अपना झोला बस्ता लेकर देखिए बस की तरफ जा रहे हैं, वापस जाना है कैसे भी करके, किसी तरह बॉर्डर के जरिए घुस आए हैं। अब डर ये पुलिस न पकड़ ले, डिटेन ना हो जाए, और उसके बाद शुभेंदु ने जो हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए उसमें ना रखा जाए और फिर वापस ना भेजा जाए, इसलिए खुद ही वापस चलो। और आइए अब आपको बताऊं कैसे गुजरात से लेकर बंगाल तक एक्शन हो रहा है। दरअसल बंगाल के बाद गुजरात में भी घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है। एक ही दिन में गुजरात से 500 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। घुसपैठियों के खिलाफ 30 टीमों ने ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया। इसमें क्राइम ब्रांच, साइबर ब्रांच और पुलिस की स्पेशल टीम उतरी। 6200 संदिग्धों की जानकारी जमा की और उसकी धरपकड़ शुरू हुई। गुजरात में जो 500 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उनसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये घुसपैठिए भारत में सिर्फ मजदूरी करने नहीं बल्कि बसने के इरादे से आए थे। अहमदाबाद में पुलिस को इनके पास से असली दिखने वाले फर्जी आधार कार्ड मिले। पूछताछ में पता यह चला कि एक सिंडिकेट 8 से 10 हजार रुपए लेता है और इन्हें बॉर्डर पार करा देता है। इसके बाद
बंगाल के रास्ते इन्हें गुजरात और केरल जैसे राज्यों में भेज दिया जाता है। गुजरात के मोरबी में घड़ी और टाइल्स फैक्ट्रियों में ये काम खोजते हैं। अहमदाबाद, राजकोट में कबाड़ और दुकानों में सस्ती दिहाड़ी पर काम करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे गुजरात और दूसरे राज्यों में अवैध कब्जा कर रहने लगते हैं। गुजरात सरकार भी अब शुभेंदु सरकार की तरह घुसपैठियों पर हंटर चला रही है, तो घुसपैठियों में खौफ का माहौल है और वो खुद देश छोड़ना चाहते हैं। अब इस पर सियासत भी हो रही है, विरोधी सवाल भी उठा रहे हैं। सुनिए जरा अबू आजमी क्या कह रहे हैं। बांग्लादेशी देश में है तो आए कैसे? कांग्रेस का राज है, समाजवादी का राज है, किसका राज है? राज तो चल रहा है बीजेपी का। और बॉर्डर की रखवाली, सिक्योरिटी किसके जिम्मे है? आप ही के जिम्मे है। आए कैसे यहां पर? ये सब जानबूझ करके माइनॉरिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। ऑपरेशन डेल्टा हंट के माध्यम से अवैध तरीके से भारत में निवास करते हुए 362 बांग्लादेशियों को अब तक पकड़ा गया है। आने वाले दिनों में गुजरात के कोने कोने में गुजरात पुलिस घर घर और गांव-गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी। एक एक बांग्लादेशियों को पकड़ के उनके देश वापस लौटाने का काम करेगी। और आइए अब आपको बताऊं, आज की एक और बड़ी खबर है खान सर से जुड़ी हुई। खान सर छात्रों के चहेते हैं, लेकिन खबर यह है क्या खान सर की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि मांग हो रही है। जो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें देखिए जरा, ये दूसरे वाले शिक्षक हैं, दूसरे वाले कोचिंग सेंटर के मालिक, उनके छात्र हैं ये जो खान सर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रोशन सर के यहाँ से इतना ज्यादा रिजल्ट हो रहा है, ऐसे देख नहीं पा रहे हैं कि मेरा फैन फॉलोइंग कम रहा है, इसलिए अपने से बम चलवा लेते हैं, गोली चलवा लेते हैं। तो प्रूफ में गया, तो उनका गिरफ्तार होना चाहिए। रोशन सर को रिहा चाह रहे हैं, रोशन सर को रिहा चाह रहे हैं। रोशन सर को रिहा करो। जो गोली चला है उसमें सबूत भी मिल गया। जैसे संदेह के आधार पर रोशन सर को गिरफ्तार किया गया, वैसे खान को भी गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, अब आपको दिखाने जा रहा हूं क्यों ये खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उसके पीछे वजह ये, खान सर ने कहा था कोचिंग के बाहर गोली चली। अब देखिए लड़के गोली चला रहे हैं, ये कौन है मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए खान सर कोचिंग के बाहर क्या गोली चल रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विरोधी कोचिंग सेंटर की तरफ से कि ये खान सर के बॉडीगार्ड हैं और खान सर के बॉडीगार्ड ही कोचिंग सेंटर के बाहर गोली चला रहे थे। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका पता पुलिस लगाएगी। क्या वाकई खान सर के बॉडीगार्ड हैं या कोई फर्जी वीडियो विरोधी कोचिंग सेंटर ने जारी किया। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद देखिए पुलिस पहुंची खान सर की कोचिंग। ये देख रहे हैं भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है खान सर की कोचिंग सेंटर। और हुआ ये, जब पुलिस पहुंच गई, तस्वीरें आ गई बॉडीगार्ड की, तो बॉडीगार्ड को पुलिस ने उठा लिया। पहले बॉडीगार्ड को पुलिस ने डिटेन किया था और उसके बाद खान सर के बॉडीगार्ड गिरफ्तार कर लिए गए। जाने दीजिए। अब आइए आपको बताऊं, सवाल यह है कि क्या खान सर के बॉडीगार्ड्स ने गोली चलाई या पूरी कहानी क्या है, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, पटना में खान सर फायरिंग केस में नया मोड़ तब आया जब विरोधी कोचिंग सेंटर की ओर से वीडियो जारी हुआ जिसमें दावा किया गया कि फायरिंग खान सर के बॉडीगार्ड ने की थी।
तस्वीरों में भी बॉडीगार्ड बंदूक लोड करते नजर आ रहे हैं। वो हैं बॉडीगार्ड या नहीं, पुलिस जांच करेगी। भीड़भाड़ के दौरान बंदूकों से हवा में फायर करते दिख रहे हैं। हालांकि एनडीटीवी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि यह कब का है। वीडियो के साथ विरोधी कोचिंग सेंटर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आदर्श कुमार ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि आदर्श कुमार ने कहा कि पूरी घटना पहले से प्लान की गई थी। बड़ा आरोप लगाया कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई। और इतना ही नहीं, ज्ञान बिंदु टीम ने खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। कहा हिंसा में हमारे कोचिंग डायरेक्टर रोशन आनंद कहीं नजर नहीं आ रहे। वो जो उधर पुलिस के साथ खड़े वो रोशन आनंद हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कहा जा रहा है फिर गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई है? ऐसा है तो खान सर को भी गिरफ्तार करो। हालांकि खान सर ने पहले 8 से 10 राउंड गोली चलने का दावा किया, लेकिन बाद में वो पलट गए और फायरिंग पर गोलमोल जवाब देने लगे। कहा माहौल इतना तनावपूर्ण था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। खान सर की ओर से दायर एफआईआर में भी गोलीबारी का जिक्र नहीं है। आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सोमू आनंद वहां मौजूद थे जहां विरोधी कोचिंग सेंटर के जो मालिक हैं गिरफ्तार किए गए, उनके छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट देखिए और सुनिए। सवाल ये उठ रहे कि आखिर खान सर ने ये बात क्यों छिपाई कि उनके गार्ड्स ने फायरिंग की थी। और अब ये नजारा देखिए आप, ये रोशन आनंद जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनके कोचिंग के बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं और वो सब लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी जो हुई है अब उनकी रिहाई होनी चाहिए। और उन सबके हाथ में ये देखिए इस तरह के पोस्टर्स हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है न गोली चला न बम चला, रोशन सर को झूठे केस में फंसाया गया। इन तमाम पोस्टर्स के साथ ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट इस पूरे इलाके में इकट्ठा है। ये एनआईटी मोड़ के पास का एक कैंपस है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का। जो सर के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है पूरी गलत है, 100% गलत है। इसका यहाँ हम कहेंगे सरकार कोई प्रशासन फेलियर है, पूरी फेलियर है। एक पक्ष को आपने उठा लिया, उठा करके अंदर कर दिया ज्ञान बिंदु रोशन सर जी का। भाई तो जांच किए तो दोनों को उठाओ। सबसे ज्यादा ज्ञान बिंदु भी पढ़ता है, चाहेगा तो एक से एक ईंट के बजाय पत्थर से देगा। अभी हम लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेके हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन है। हमारे कलम के मसीहा को जल्द से जल्द रिहा करें। खान सर का आदमी गोली चलाया, रोशन सर को झूठ मूठ के फंसाया जा रहा है। सबसे पहले सारे आरोप झूठे होंगे और आप लोग को मैं बता दूं कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैं एक ही कहना चाहता हूं कि ये मेरे सर के साथ अन्याय हो रहा है। रिजल्ट की वजह से रोशन सर के यहाँ से इतना ज्यादा रिजल्ट हो रहा है, ऐसे देख नहीं पा रहे हैं कि मेरा फैन फॉलोइंग कम रहा है, इसलिए अपने से बम चलवा लेते हैं, गोली चलवा लेते हैं, दूसरे के ऊपर नाम दे देते हैं। हम लोग चाहते हैं रोशन सर को रिहा करो। जो गोली चला है उसमें सबूत भी मिल गया है। जैसे संदेह के आधार पर रोशन सर को गिरफ्तार किया गया, वैसे खान को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये छात्र खान सर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये छात्र वो हैं जो विरोधी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, उनके छात्र हैं। अब देखिए जरा, पहले खान सर के बॉडीगार्ड्स को अरेस्ट किया आज सुबह पुलिस ने और उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। बढ़ाओ गाड़ी आगे छाड़ दिया सर में आराम से लीजिए। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था, क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे आप? फायरिंग का आरोप है, किसके आदेश पर फायरिंग का आरोप है? क्या कहेंगे? किसके आदेश पर? किसके आदेश पर? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? खान सर के बॉडीगार्ड अब गिरफ्तार हुए, लेकिन इससे पहले विरोधी कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर खान सर ने आरोप लगाया था। इनका नाम है रोशन सर। ये भी कोचिंग पढ़ाते हैं, इनके यहाँ भी सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ते हैं। फंड कर रहा है रिजल्ट के वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से फंड हमारे खिलाफ साजिश है। ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। फंड कर रहा है रिजल्ट के वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से फंड। विरोधी कोचिंग सेंटर के मालिक का कहना है वही आरोप। खान सर कह रहे थे मेरा रिजल्ट अच्छा है, मैं कम पैसों में पढ़ाता हूं इसलिए गोली चली। विरोधी कोचिंग सेंटर वाला कह रहा है मेरा रिजल्ट अच्छा आया है इसलिए मैं टारगेट पर हूं। अब देखिए जरा, गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हुई हैं। हुआ यह है कि फायरिंग केस में दोनों ओर से पुलिस ने लोगों को उठाया है। ये विरोधी कोचिंग सेंटर के मालिक और इनके 2 पार्टनर और इधर 2 बॉडीगार्ड खान सर के। कल ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तारियां हुई। आज खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने वाले 2 आरोपियों में खान सर के बॉडीगार्ड हैं। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड का नाम प्रदीप और तालकेश्वर है।
जिन्हें पटना पुलिस ने नया वीडियो आने के बाद उठा लिया है। दोनों बॉडीगार्ड के हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिए। अब पटना पुलिस दोनों के हथियारों का सत्यापन कराएगी। वीडियो आने के बाद कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और इसी मामले में पुलिस खान सर से भी पूछताछ करने कोचिंग गई थी, जहां 2 जून की रात को हुई हिंसा से जुड़े कई सवाल जवाब किए गए। साथ ही खान सर के 2 बॉडीगार्ड को कदम कुआं थाना लाया गया है। दावा है कि पहले दोनों को बॉडीगार्ड को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, क्योंकि खान सर के बॉडीगार्ड को एसी कमरे में बिठाया गया। मीडिया ने सवाल किया तो एसी कमरों से बाहर निकाल लिया गया। करीब 3 घंटे तक पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और दावा है दोनों ने पुलिस के सामने फायरिंग पर बड़ी बात कबूली है। कबूलनामे के बाद पुलिस और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही पुलिस और सियासतदान। गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की, उस संबंध में अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ की गई है और जैसे आगे कार्रवाई होगी, जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये तो आपसी रंजिश का मामला है। 2 कोचिंग संस्थान आपसी रंजिश में आप किए हैं, घटना किए हैं। घटना का फुटेज आया है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको देख रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पूरे बिहार में इस तरीके का घटना चल रहा है और इस पर प्रशासन जो है पूरे तरीके से चुप्पी साधी हुई है, हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। सरकार इनसे चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। और जिस तरीके से जब बड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो छोटे लोग किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी की पुलिस उसे पाताल से खोज करके और उसे सजा देगी। अब देखिए जरा, 2 कोचिंग सेंटर की लड़ाई सड़क पर आ गई। छात्रों को पढ़ाते हैं, मुकद्दर बनाते हैं, लेकिन गोली पत्थर चल रही है और आमने सामने। खान सर और रोशन सर, पटना में कोचिंग की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। रोशन सर के समर्थन और खान सर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गोरखपुर में जन्मे फैजल खान यानी खान सर को अरेस्ट करने की मांग हो रही, क्योंकि खान सर ने कल रोशन सर पर आरोप लगाया था। दावा किया था कि हम गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ हिंसा की गई। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन रोशन आनंद ने उल्टा उनके खिलाफ साजिश का दावा कर दिया है। कहा पूरी तरह हमें और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है। पुलिस परीक्षा में हमारे छात्रों का अच्छा प्रदर्शन था, इसलिए निशाना बनाया गया। जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। दरअसल रोशन आनंद ने सहरसा के गांव धमसेना से निकलकर बिहार के चर्चित शिक्षकों में अपनी अहम पहचान बनाई है। किसान परिवार से आते हैं रोशन, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ करते थे। सरकारी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की, 15 साल की उम्र में पटना आ गए, फिर कोटा गए और AIEEE में अच्छे नंबर आए तो इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब थी तो उन्होंने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दी। फिर कई सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोशिश की पर सफल नहीं हुए। छात्रों को पढ़ाने लगे। फिर 2017 में ज्ञान बिंदु कोचिंग की शुरुआत की। शुरू में 4 छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या हजारों में पहुंच गई। इसी तरह खान सर भी गरीब परिवार से ही आते हैं और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके कोचिंग पटना में शुरू की। खान सर दावा कर रहे हैं मैं कम पैसों में पढ़ाता हूं, इसलिए विरोधी इससे जलते हैं। अब देखिए खान सर और रोशन सर दोनों का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा लेते हैं पढ़ाने के लिए, उन्हीं के ऑनलाइन पोर्टल से निकाला गया डेटा है। ये आपके सामने एक तरफ देख रहे हैं आप खान सर और दूसरी तरफ रोशन सर। खान सर BPSC में पढ़ाई के लेते हैं 20,000 रुपए और 20,000 लेते हैं ऑनलाइन के, और 4,500 ऑनलाइन के लेते हैं 20,000, ऑफलाइन के 20,000 लेते हैं खान सर और ऑनलाइन के लेते हैं 4,500 रुपए। दूसरी तरफ रोशन सर लेते हैं ऑफलाइन के 10,000 और ऑनलाइन के 5,000, यानी ऑनलाइन के कम पैसे लेते हैं और ऑफलाइन के ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत सा जो डॉक्यूमेंट है, किताबें हैं, वो भेजनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा, बिहार में दरोगा के लिए ऑफलाइन खान सर लेते हैं लगभग 6,000 रुपए और ऑनलाइन लेते हैं 299 रुपए। रोशन सर उसी के लेते हैं 2,999 रुपए ऑफलाइन के और 999 लेते हैं ऑनलाइन के। NCERT बैच के खान सर ऑफलाइन के 2,500 लेते हैं और ऑनलाइन के 1,500 लेते हैं। NCERT बैच के रोशन सर 1,000 ऑफलाइन लेते हैं और 500 रुपए ऑनलाइन लेते हैं। उस हिसाब से खान सर कह रहे थे वो कम लेते हैं, लेकिन ये डेटा कह रहा है कि रोशन सर कम पैसा लेते हैं। बिहार पुलिस के खान सर लेते हैं ऑफलाइन 4,999, उसी के ऑनलाइन लेते हैं 500 रुपए।
अब देखिए ऑफलाइन बिहार पुलिस के लेते हैं 2100 रुपए रोशन सर और 999 ऑनलाइन के लेते हैं। बिहार पुलिस के अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये उनकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के पैसा है, जो बता रहा है कि रोशन सर के मुकाबले कुछ चीजों में कैसे ज्यादा पैसा लेते हैं खान सर। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। सबसे अच्छे झूठ बोलते हैं, पॉपुलैरिटी के चलते अपना जो है ना बवाही लूट रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसको पता कर लीजिए, आप ऑनलाइन फीस चेक कर लीजिए कि सबसे ज्यादा फी उसी का है। यहाँ जो है ना यहाँ 5500 6000 मात्र सर का फी है, अभी दरोगा का मात्र ऑनलाइन 3000 फी है, उसी में कंटेंट देना है, उसके बाद सारा स्टाफ है, उसका बिजली बिल है। हमको लगता है कि बहुत पटना में अगर सबसे ज्यादा ऑफलाइन स्टूडेंट है तो वो ज्ञान बिंदु के पास है। खान सर रील वाला मास्टर है, वो सिर्फ बोलते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। वो 72 तरह के कोचिंग खोल के रखे हैं। नीट का बोलता है कम फीस, नीट का 49,000 रुपये फीस है उनका। आप ऐप खोल के देख लीजिए KGS का, और BPSC का 29,000 रुपया फीस है। वो कम फीस है 29,000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपया फीस है, मतलब BPSC का ऑफलाइन, और ऑनलाइन 5,000 है। तो बताइए कौन पढ़ा रहा है? वो सिर्फ रील के मास्टर है, यहाँ रियल मास्टर है ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर। जिसके मास्टर का 300-400 बच्चा व्यूज देखेगा उसका 10,000 रिजल्ट होगा, संभव है? तो आप ये छात्रों की राय सुन रहे थे, वो क्या कह रहे हैं। ये जो विरोधी कोचिंग सेंटर है उनके छात्र हैं। खान सर के जो छात्र होंगे बेशक वो दूसरी बात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 21 मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? देश की राजधानी दिल्ली में जिस होटल में आग लगी, 21 लोगों की जान गई। इस होटल में आग लगने से उसका मालिक फरार चल रहा था, लेकिन उसके मालिक को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है। यह है लवकेश बजाज, जिसकी गिरफ्तारी की है पुलिस ने। अब आपको होटल के अंदर लिए चलता हूं। कल आपने बाहर की तस्वीर देखी थी, ये होटल के अंदर आप देख रहे हैं सब कुछ जलकर राख हो गया है पूरी तरह से। आज मालिक को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने रिमांड ली। Mr. Lavkesh, do you have any more copies? Do you have और आइए अब आपको बताऊं कि होटल जल रहा था और मालिक को पता चला और मालिक भाग निकला है। यह हकीकत। जब होटल में आग लगी उस वक्त उसका मालिक वहीं से गुजर रहा था। वो अपनी कार में था, लेकिन ना तो वहां रुका और ना मदद की। यह खुलासा होटल मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस से पूछताछ में किया है। उसने कहा, मैं रुका नहीं, डर के मारे भाग गया, दिन भर घूमता रहा। लवकेश बजाज को कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। अब दिल्ली पुलिस लवकेश बजाज से लगातार पूछताछ कर रही। उसने बताया कि उसकी 3 प्रॉपर्टी है, लेमन ग्रीन, मिकासा और फ्लोरिश स्टे। 2 प्रॉपर्टी इसकी अपनी है और मिकासा में लवकेश समेत 3 पार्टनर हैं। लवकेश बजाज ने बताया कि वो खुद होटल की निगरानी नहीं करता था, उसने होटल के मैनेजमेंट का काम जय मिश्रा नाम के शख्स को दिया हुआ था। लवकेश ने फ्लोरिश स्टे होटल वाली इमारत को 2022 में खरीदा और पहले यह खादी की दुकान थी। रिपेयर के बाद होटल शुरू हुआ और 2022 में उसने लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस के पास अप्लाई किया। तब पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने लाइसेंस देने से मना कर दिया। इससे पहले 2 मंजिलें थी, बाद में मुनाफे के लालच में 5 मंजिल कर दिया गया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पुलिस और वकील क्या कह रहे हैं। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो स्टे है, इसके ऑनर लवकेश बजाज जो हैं उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। उनकी आज 4 दिन की PC ले ली गई है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की परमिशन है वो 6 रूम्स की तक थी, जिस 25 कमरों में ये चलाया जा रहा था। इसमें जो गैस नीचे रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था जिसमें गैस का कोई कनेक्शन नहीं था। 4 सिलेंडर्स वहाँ रखे हुए मिले हैं, इससे पता लगता है कि वहाँ सिलेंडर का इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। रेस्टोरेंट का स्टाफ जो है वो भगा दिया गया है, या अभी हमें नहीं मिला है, जिसकी जानकारी भी अभी तक जो है नॉन कॉपरेशन है लवकेश बजाज की तरफ से। तो अभी 4 दिन की PC हमें मिली है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी जो चीज़ें आएंगी सामने जो है उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ ये कहना कि भाई आग लग गई थी, आप मालिक को और आपको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर जो काम करने वाले उनको अरेस्ट करना है या उनके बारे में पूछना है, दीज आर नॉट द ग्राउंड्स ऑफ। आपको कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होती है जब आपको कोई चीज़ रिकवर करनी हो, कुछ पूछना, वो चीज़ इसमें नहीं थी। ये हमने आर्ग्यू करा, लेकिन सिंस मैंने जैसे आपको बताया इट्स बिन सो हाइप्ड इन द मीडिया, तो 4 दिन का। और ये आपको बताऊं, जिस वक्त आग लगी उस वक्त कुछ लोग थे जो बचा रहे थे और आज
सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उनकी बात हो रही है, बचाने वाले फरिश्ते कौन थे। दिल्ली के होटल में भीषण अग्निकांड ने 21 लोगों की जान ले ली। जब होटल धू धू कर जल रहा था और अफरा तफरी मची थी, तब वहीं रहने वाले स्थानीय लोग मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर दर्जनों लोगों को बाहर निकाला। अफजल, वसीम राजा ने ताबड़तोड़ लोगों की मदद की, तो रियाजुद्दीन मंसूरी और अरमान मंसूरी भी नॉन स्टॉप लगे रहे। रियाजुद्दीन और अरमान मंसूरी की होटल के पास गद्दे की दुकान है। उन्होंने बिना वक्त गवाए दुकान खोल दी, गद्दे निकलवाए, फिर सबने गद्दे लाकर आग की चपेट में आए होटल के नीचे बिठा दिए, ताकि खिड़कियों से कूद रहे लोगों को सुरक्षित लैंडिंग जोन मिल सके, यानी कूदे तो सीधे गद्दे पर गिरे। सामने की दुकान से चादर भी लाए, जिससे घायलों की मदद की गई। चादरों की मदद से पीड़ितों को ऊपरी मंजिल से नीचे उतारा गया, फिर चादरों में ही लपेटकर उन्हें एम्बुलेंस तक सुरक्षित पहुंचाया गया। वसीम राजा मैक्स अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन उस वक्त वहीं थे। वसीम राजा ने लोगों को बचाने के लिए अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने धुएं से बेहोश हो रहे पीड़ितों को अपने मुंह से सांसें दी। पीड़ितों को अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में लगातार CPR दिया। वसीम ने अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम को भी पूरी तरह अपडेट रखा। सुनिए जरा, जिन्हें मसीहा कहा जा रहा है, फरिश्ता कहा जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं। आप किस वक्त यहाँ पर आए और क्या देखा? मेरा नाम वसीम राजा है, हम मौजरानी गांव के ही हैं। तो यहाँ से भगदड़ मची की आग लगी, हम यहाँ पहुँचे सब लोग। तो यहाँ पे पूरी में आग लग रही थी। ये हमारे गांव के यहाँ मौजरानी गांव के अरमान भाई, जिसकी दुकान है, रजाई गद्दों की दुकान है। उस गद्दों की दुकान? हाँ, रजाई गद्दे की दुकान है। तो उस समय रेस्क्यू टीम आई नहीं थी, तो हमने उनके गद्दे ही ले लिए। उन्होंने बिना अपना नुकसान देखे अब सारी चीजें हमें दे दी, हमने पूरा बिछा दिया। आप ही लोगों ने गद्दे बिछाए। आपने अगर तस्वीर देखी होगी, वो तस्वीर बहुत वायरल भी है, आपने भी देखी कि गद्दे बिछाए गए, उसके बाद लोग ऊपर से कूदे। जी, वो गद्दे हमने बिछाए थे जो वो कूदे हैं। उसके बाद सर फायर और लोकल पुलिस टीम हमारी आ गई थी। आपने गद्दे बिछाने के बाद ऊपर वालों को आवाज लगाई? यस, वो देख भी रहे थे, कूदे भी हैं, जिनके पैरों में भी चोट आई है, कुछ वैसे भी नॉर्मली ज्यादा इंजर्ड नहीं हुए। आपने उनसे कहा कूदो? वो बिछाने का ही वेट कर रहे थे हमारा, वो कूद ही रहे थे। अगर नहीं बिछाते तो वो हो सकता है उनकी जान जा सकती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शोहेब है। एक बिना गद्दे बिछाए, जब तक हमने गद्दे बिछाए तब तक वो कूद चुका था, बट वो सेफ है बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे कूदा वो खड़ा हो गया, तारों पे लगा और खड़ा होकर चलने लगा। अच्छा, तो बताइए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही गद्दे बिछा दिए, फिर दिल्ली फायर की टीम और हमारी लोकल थाने की टीम आ गई थी। उसके अलावा और दूसरे थाने से भी टीम आ गई थी। लोग शीशे तोड़ रहे थे? नहीं, वो शीशे तो फायर फाइटिंग टीम ने जाके ही तोड़े, ताकि स्मोक को बाहर निकाल सके, क्योंकि फायर से कोई नहीं मरा है। लोग जो अगर मरे भी हैं या अनकॉन्शियस, वो धुएं से, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में मतलब अनलिमिटेड स्मोक है, बहुत ही ज्यादा, पूरी ब्लैक है अंदर से। तो आप बताइए सर, उसके बाद क्या सिचुएशन थी? सर उसके बाद हम सब लोग फायर टीम के साथ अंदर बढ़े, क्योंकि एक बार अंदर जाने के बाद उन लोगों से भी बाहर नहीं आया जा रहा था, इतना बुरा हाल था। फायर ब्रिगेड वालों के? यस, उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट भी थे। फिर हमारे जो लोकल मालूम नगर थाने के जो टीम मेट थी सारी, उनके साथ हम बढ़े। हमारे पास कोई हेलमेट नहीं, कोई पैरों में नहीं। हमने जब निकाल के लाया, हमारे सबके पैर फटे हुए हैं, गिलास कट लग चुका है। हाँ, कहाँ से फटा हुआ है, फिर जूते मंगवाए बाद में, क्योंकि अगर आप लेके चल रहे हो किसी को, नहीं घुसते सर, तो हो सकता है ये डेथ की क्वांटिटी और बढ़ सकती थी। फायर और दिल्ली पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने और बेटर सपोर्ट दिया उनको। मैं खुद मैक्स स्टाफ हूँ, हमने CPR भी दिया है मैंने अंदर। और कुछ लोग जिनको नहीं दे सकते थे, जब पल्स चेक कर ली तो स्टार्ट करा, फिर छोड़ दिया कुछ, और जो था कि कॉन्शियस हैं, ये होश में आ जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। तो बहुत से लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बचाया नहीं जा सका। उसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया, 8 लोगों का परिवार। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरे परिवार की तस्वीरें हैं। ये पूरा परिवार उसी होटल में रुका था, आग लगी और उसके बाद सभी की मौत हो गई। आज गुरुग्राम में एक ही परिवार के 8 लोगों की चिता जली है। तस्वीरें विचलित करने वाली, एक साथ 8 चिताएं आप देख रहे हैं। ये पूरा परिवार दिल्ली के होटल अग्निकांड में खत्म हो गया। गुरुग्राम के रहने वाले विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी, मां, 2 बेटियां, मौसा मौसी और मामा समेत 8 लोगों की मौत हो गई। पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती पिता की देखभाल के लिए आया था, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पिता को बचाया नहीं जा सकता। तब मंगलवार को वो मां, पत्नी, छोटी बेटी के साथ अस्पताल आए। अस्पताल में देर हुई तो उन्होंने होटल में ही कमरा ले लिया और वहीं रुक गए। उनके साथ राजस्थान से आए उनके मौसा मौसी और मामा भी थे। बुधवार की सुबह उनकी बड़ी बेटी भी दादू को देखने बैंगलोर से पहुंची। बुधवार की सुबह पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था, तभी आग लग गई। आग में फंसने के बाद विवेक अग्रवाल ने अपने रिश्तेदार को फोन किया और सिर्फ 6 शब्द बोल पाए। उन्होंने कहा,
भाई हम शायद बच नहीं पाएंगे। पूरा परिवार जान बचाने के लिए बेसमेंट की ओर भागा, लेकिन फंस गया और एक ही परिवार के 8 सदस्यों की दम घुटने से एक साथ मौत हो गई। एक परिवार के 8 मौतें हुई। उनमें विवेक अग्रवाल जो सीए थे, गुरुग्राम की कंपनी में डायरेक्टर, तर्जनी अग्रवाल विवेक अग्रवाल की पत्नी, प्रेमलता विवेक अग्रवाल की माताजी, जीविशा विवेक अग्रवाल की बेटी और वार्या विवेक अग्रवाल की छोटी बेटी, झुमरीलाल विवेक अग्रवाल के मौसा और कमला विवेक अग्रवाल की मौसी थी। अशोक गोयल विवेक अग्रवाल साहब के मामा थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस हृदय विदारक खबर के बाद रिश्तेदार। हॉस्पिटल वाले को देखने गए थे हम। होटल में तो 8 थे, 8 उम्र के, 2 रिश्तेदार भी थे उनके। मेरे पास फोन उसका आया था कि मैं बेसमेंट में फंसा हुआ हूँ और जल्दी से फायर ब्रिगेड भेजो और मेरे को निकालो यहाँ से। मेरे 8 लोग वहाँ पर थे और 8 के 8 नहीं बचे। बहुत कंजेस्टेड एरिया में होटल है और बहुत ज्यादा दिक्कत, बाहर निकलने में दिक्कत। हर सिंगल दरवाजा, सिंगल सीढ़ी और कुछ है नहीं वहाँ निकलने को। गिलास से बंद कर रखी है, विंडो पे जालियां लगा रखी है, तो बहुत मैसिव था वहाँ पर। पूरी फैमिली मेरी तबाह हो। लोगों के लिए बहुत दुख है। ईश्वर को भी न्याय करना चाहिए पूरे परिवार के साथ। मतलब मेरी छोटी जो बेटी है, वो भी छोटी बेटी जो विवेक की उसकी फ्रेंड थी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और आपको दिखाता हूं कि आखिर यूपी में क्या हो रहा है। असद से कमलेश तक हिसाब बराबर। आपको बताया था, बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि असद का एनकाउंटर हुआ क्योंकि वो मुसलमान था। गाजीपुर में विनीत के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हुआ, तो तस्वीर देख रहे हैं, विनीत के हत्यारों का भी एनकाउंटर हो गया है और विनीत के हत्यारे का नाम है कमलेश। तो आइए अब आपको बताऊं विनीत की हत्या कैसे हुई थी और उनकी हत्या करने वालों को कैसे ठोका पुलिस ने। गाजीपुर में 5 दिन पहले होटल कारोबारी के बेटे की हत्या हुई थी। योगी जी के बगल में जिन्हें आप देख रहे हैं वो होटल कारोबारी के सुपुत्र हैं विनीत। 29 साल के विनीत राय पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। शरीर पर 3 गोलियां लगने के बाद विनीत की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद विनीत के परिवार ने सीएम योगी से गुहार लगाई। विनीत की पत्नी बोली, जैसे मेरे पति को मारा वैसे ही उनको मारा जाए। पिता ने कहा था 1 करोड़ टैक्स देता हूं फिर भी परिवार सुरक्षित नहीं है, लेकिन 5 दिन बाद पुलिस ने 1 लाख के इनामी को ढेर कर दिया। गाजीपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश चौधरी मारा गया। दरअसल पुलिस ने आरोपी कमलेश को पकड़ने के लिए जैसे ही छापा मारा, बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 1 पुलिसकर्मी घायल है, उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पूरी साजिश कटरा गैंग की है। कटरा गैंग ने बार बार कारोबारी के परिवार से रंगदारी मांगी थी। जब लाखों की रंगदारी नहीं मिली तो विनीत राय को मार डाला। पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 3 और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। इसमें कमलेश का साथी और 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर पांडे, साथ ही 2 50-50 हजार के इनामी बदमाश को ढूंढा जा रहा है। विनीत के परिवार ने इस एक्शन पर सीएम योगी का शुक्रिया कहा है और हत्याकांड में शामिल पूरे कटरा गैंग के एनकाउंटर की मांग की है। तो अब विनीत के पिता सरकार का, सीएम योगी का और यूपी की पुलिस का शुक्रिया और धन्यवाद कर रहे हैं। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।